Good morning, dear one. You are studying some basic concept of chemistry, and today we will study about laws of chemical combination. By the studying the result of quantitative measurement and many reaction, it was observed that whenever substance react, they do so according to certain law. These laws are called laws of chemical combination. मतलब आप जब देखते हैं कि जो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करते समय वो कुछ न कुछ लॉज को फॉलो करते हैं। इन लॉज को हम क्या कहते हैं? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। दीज लॉज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। बिफोर वी डिस्कस द थ्योरी, इट वुड अप्रोप्रिएट टू ब्रीफ स्टडी ऑफ दीज लॉ। पहला लॉ है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास को द्रव्यमान कहते हैं, कंजर्वेशन को संरक्षण, लॉ नियम सिद्धांत हो गया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इस रूल को दिया था। दिस लॉ वाज स्टेटेड बाय द फ्रेंच केमिस्ट एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर इन 1774। 1774 में एंटोनी लेवोजियर ने, लॉरेंट लेवोजियर ने यह लॉ दिया था। क्या कहता है फिर ये लॉ, इसको समझते हैं। ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, किसी भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के दरमियान, द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट रिमेन इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। टोटल मास प्रोडक्ट का इक्वल होता है, कहता है, टोटल मास रिएक्टेंट के। कब? ड्यूरिंग एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंज, किसी भी रासायनिक या भौतिक परिवर्तन के दरमियान रिएक्टेंट का मास या प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट के इक्वल होता है। ठीक है, इस लॉ को दिया था लेवोजियर ने 1774 में। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। लेवोजियर शोड दैट व्हेन मर्क्यूरिक ऑक्साइड वाज हीटेड इट प्रोड्यूस फ्री मर्करी एंड ऑक्सीजन। तो उन्होंने 100 ग्राम मरकरी ली थी, इसको हीट किया। हीट करने के बाद तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड ये क्या हो गया, यहाँ पर रिएक्टेंट हो गया, और हीट करने के बाद ये डिकम्पोज हो गया, टूट गया। टूट कर क्या बना? मरकरी और ऑक्सीजन बना। तो 100 ग्राम मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिया इन्होंने। 100 ग्राम मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट करने के बाद 92.6 ग्राम मर्क्यूरी बनी और मरकरी बनी, और ऑक्सीजन की मात्रा 70.4। अगर प्रोडक्ट को ऐड कर देते हो, इन दोनों को ऐड करते हो, तो ये वैल्यू एग्जैक्ट 100 ग्राम आती है। क्या मतलब है? मतलब ये है कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन के दरमियान रिएक्टेंट का जितना भी मास है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट के मास के। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। वैसे ही एक एग्जांपल यहाँ पर दिया है, जैसे 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एंड 5.6 ग्राम ऑफ CaO, so that these observation are agreement with law of conservation of mass। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, इसको हीट कर दिया गया है। हीट करने के बाद ये डिकम्पोज हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, किस में? कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में डिकम्पोज हो गया। डिकम्पोज होने के बाद 4.4 ग्राम जो है कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, और 5.6 ग्राम जो है कैल्शियम ऑक्साइड पैदा होता है। ठीक है, तो ये तो रिएक्टेंट हो गया, ये डिकम्पोज हुआ, तो दो प्रोडक्ट बने, CO2 और CaO, और कितनी मात्रा में बने हैं वो मैंने बताया आपको। अब ये कहता है कि इस सो दैट दीज ऑब्जर्वेशन आर इन एग्रीमेंट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यह सिद्ध बताइए कि यह सिद्ध करिए कि यह एग्रीमेंट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करते हैं, इस बात को प्रूव करिए कह रहा है। मास ऑफ रिएक्टेंट आपको दिया है 10 ग्राम। मास ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? दोनों को ऐड कर दोगे, प्रोडक्ट को ऐड कर दोगे तो ये भी 10 ग्राम आ गया। तो प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट के इक्वल आ रहा है, तो ये
एग्री कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ठीक है, एक क्वेश्चन और दिया है यहाँ पर, इसको भी देख लो। When 4.2 ग्राम ऑफ NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट is added to a solution of CH3COOH, 4.2 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ऐड किया गया है एसिटिक एसिड में, वेइंग 10 ग्राम इसका वेट आता है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट 2.2 ग्राम ऑफ CO2 इज रिलीज्ड। मिलाने के बाद यह पता लगा कि 2.2 ग्राम CO2 बन रही है, रिलीज हो जा रही है एटमॉस्फेयर में। द रेजिड्यू इज फाउंड टू बी 12 ग्राम, जो बचा हुआ है वो पाया जाता है 12 ग्राम। सो दैट दीज ऑब्जर्वेशन आर एग्रीमेंट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यह सिद्ध करिए कि यह इसको सेटिस्फाई करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। क्वेश्चन ए ये है। क्वेश्चन बी इसी में दूसरा दिया है, इफ 6.3 ग्राम ऑफ NaHCO3 आर एडेड टू 15 ग्राम ऑफ CH3COOH solution, the residue is found to weigh 18 ग्राम। What is the mass of CO2 released in the reaction? तो इसको करने के लिए सिंपल सा है, कठिन नहीं है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट किसके इक्वल होनी चाहिए? प्रोडक्ट के इक्वल होने चाहिए। क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। मास ऑफ रिएक्टेंट दोनों को ऐड कर देंगे, 4.2 प्लस 10 दैट इज 14.2 ग्राम। मास ऑफ प्रोडक्ट का मास भी ऐड कर देंगे, 2.2 प्लस 12 दैट इज 14.2 ग्राम। तो इक्वल आ रहा है, रिएक्टेंट का मास जो है प्रोडक्ट के मास के इक्वल आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। अब बी पार्ट जो मैंने क्वेश्चन दिखाया था आपको, उसको करने के लिए वही रूल तो वही होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ रिएक्टेंट को ऐड कर लेंगे, इसके इक्वल मास ऑफ प्रोडक्ट 18 ग्राम वो है, दूसरे का पता नहीं है तो उसको हम सपोज कर लेते हैं दैट इज x ग्राम। तो x इक्वल टू इसमें से इसको ऐड कर लेंगे, 21.3 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो 3.3 ग्राम। ठीक हो गया। अगला है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनिट प्रोपोर्शन। दिस लॉ डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ केमिकल कंपाउंड। यह लॉ जो है केमिकल कंपाउंड के कंपोजिशन को बताता है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट ने 1799 में यह लॉ दिया था। अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन सेम प्रोपोर्शन बाय मास। कोई भी केमिकल कंपाउंड जब बनता है उसमें एक ही तरह के एलिमेंट भाग लेते हैं। कोई एक कंपाउंड बनता है तो उसमें एक ही तरह के एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं और उनका मास रेशियो क्या होता है? फिक्स होता है, ऐसा उन्होंने कहा। मतलब कोई भी एक कंपाउंड की कल्पना करो, सपोज आप वाटर की कल्पना कर लो। वाटर इज अ कंपाउंड, इट इज़ ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट। वाटर हमेशा एक ही तरह के एलिमेंट से मिलकर बना होता है, चाहे सोर्स वाटर का कुछ भी हो, रिवर वाटर हो, रेन वाटर हो, है ना, सोर्स जो भी हो, सी वाटर हो, स्प्रिंग वाटर हो, जो भी है, उसका मास रेशियो हमेशा क्या रहेगा? 1:8 रहेगा। तो ये लॉ दिया था इन्होंने, जोसेफ प्राउस्ट ने। तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि वाटर क्या है। वाटर इज अ कंपाउंड विच इज़ ऑलवेज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही वाटर बनेगा और उनका मास रेशियो क्या होगा? फिक्स होगा, 1:8 मास होगा। चाहे वाटर रिवर का हो, प्योर वाटर हो, रिवर का हो, सी का हो, कुछ भी हो। ठीक है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट मेथड। कार्बन डाइऑक्साइड को भी आप अलग अलग मेथड से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कार्बन को जलाओगे, हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन को हीट कर रहे हो, एक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन मार्बल पीस। तो ये इन रिएक्शन के जरिए आप CO2 को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो भी सोर्स रहा हो आपका, कार्बन को जलाओ, लाइमस्टोन को हीट करो, या फिर ये
है ना, मार्बल पर HCl की अभिक्रिया कराओ तो CO2 ही बनेगी। तो CO2 जब बनेगी तो उसका मास रेशियो ये होगा 3:8 होगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन समझते हैं। 1.375 gram of cupric oxide was reduced by heating in current of hydrogen, and weight of copper that remained was 1.098 gram. In another experiment, 1.179 gram of copper was dissolved in nitric acid. The resulting copper nitrate converted into cupric oxide by ignition. The weight of cupric oxide formed was 1.476 gram, so that these resultant illustrate law of constant proportion. इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये कह रहा है कि यह प्रूव करिए कि यह जो है यह एग्री करता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। दो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं यहाँ पर। पहले एक्सपेरिमेंट में कॉपर ऑक्साइड है 1.375 ग्राम है, और कॉपर जो लेफ्ट हो रही है वो हो रही है 1.098 ग्राम। ठीक है। ऑक्सीजन कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको निकाल लेंगे। ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट है उसको निकालने के लिए ऑक्सीजन प्रेजेंट इक्वल टू माइनस कर दोगे, दोनों में से इसको माइनस कर दोगे तो 0.277 ग्राम आ जाएगी। हेंस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा इसको निकालने के लिए जो आपका ये ऑक्सीजन निकला उसका परसेंटेज निकाल लो। 0.277 इंटू 100/1.375 ये आ जाएगा 20.14। ओके। सेकंड एक्सपेरिमेंट में जो किया गया उसमें क्या है, कॉपर टेकन 1.179 ग्राम, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म्ड 1.476 ग्राम। ऑक्सीजन प्रेजेंट, दोनों में से माइनस कर दोगे, इसको माइनस कर दोगे, इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो ये आ जाती है 0.297 ग्राम। अब इसका परसेंटेज निकालोगे ऑक्सीजन का। हेंस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन क्यूप्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालोगे तो 0.297 इंटू 100/1.476 कर लोगे तो ये आता है 20.14। इट इज़ नियर अबाउट सेम, ये सेम है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज द सेम इन बोथ the cases, in both experiment, hence it is agreement with the law of composition। तो थर्ड लॉ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसको हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। थैंक यू।